हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बाल मुकुंद मौर्य और आप देख रहे हैं ज्ञान एक्सपी। तो आज के इस ऑनलाइन टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 4। इस तरह से चैप्टर नंबर 6 के टोटल 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल सी एग्जाम या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में नेटवर्क और इंटरनेट से जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी वजह से इस चैप्टर में हमने टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो अगर आप प्रीवियस पार्ट के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस चैप्टर वाइज क्वेश्चन नाम की एक प्लेलिस्ट है, जहां से आप सभी प्रीवियस पार्ट के वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो आई होप आप सब रेडी होंगे। तो देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। और आज भी कई सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो आप इस टेस्ट को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है? FTP, TCP, UDP या फिर B और C दोनों? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, B और C दोनों। TCP और UDP दोनों प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है, IETF मानकों के दस्तावेजों को कहा जाता है? अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे IETF का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो IETF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, RFC। अब यहाँ से RFC का भी फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स इसका फुल फॉर्म होता है। जितने भी प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन किए जाते हैं उनका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका एक RFC ID होता है। मींस RFC एक डॉक्यूमेंटेशन है जो हर एक प्रोटोकॉल से रिलेटेड होता है। मींस कौन सा प्रोटोकॉल किस तरह से काम करेगा उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, जो कि IETF के द्वारा डेवलप किया जाता है। उसको RFC डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट किया जाता है। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि RFID का फुल फॉर्म क्या है? कई बार एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो RFID का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। और अगला क्वेश्चन है, ब्रिज OSI मॉडल की किस परत पर काम करता है? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर? आज के सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि चैप्टर नंबर 6 के जितने भी पार्ट्स हैं सभी में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो कि इंटरनेट, नेटवर्क, ईमेल जैसे टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटा लिंक लेयर। जो ब्रिज होता है वो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ब्रिज का क्या काम होता है? दो सिमिलर प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने के लिए या दो सिमिलर प्रोटोकॉल्स की लाइंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिज का एक और काम होता है, अगर कोई बड़ा नेटवर्क है उसको पार्ट में डिवाइड करना है तो उसके लिए भी हम ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, जैसे कि गेटवे OSI मॉडल की किस परत पर या लेयर पे काम करता है? तो अगर हम गेटवे की बात करें तो ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। और अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क में रिपीटर डिवाइस का क्या कार्य है? जल्दी से बताइए। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, OSI मॉडल की किस लेयर पे कार्य करता है? तो रिपीटर फिजिकल लेयर पे कार्य करता है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है, नेटवर्क में रिपीटर डिवाइस का क्या कार्य है? नेटवर्क को दोबारा बनाना, सिग्नल की गति को बढ़ाना या सिग्नल को रीजनरेट करना या सिग्नल को आगे बढ़ाना? तो रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका खास तौर पे रिंग टोपोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिंग टोपोलॉजी में इनमें से किस नेटवर्क डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं, हब, स्विच, ब्रिज, रिपीटर। तो रिंग टोपोलॉजी में रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जब केबल्स की लंबाई ज़्यादा होती है तो उस टाइम पे सिग्नल वीक होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे रिपीटर का इस्तेमाल किया जाता है। रिपीटर का एक जगह और भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि लैन, अगर हमारे लैन केबल की लंबाई 100 मीटर से ज़्यादा होती है तो वहाँ पे एक रिपीटर लगाया जाता है, ताकि आने वाले जो सिग्नल्स होते हैं उनकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड ना हो। मीन्स उनकी क्वालिटी प्रॉपर बनी रहे, क्योंकि केबल की ज़्यादा लंबाई होने पे जो सिग्नल क्वालिटी होती है वो धीरे धीरे डाउन होने लगती है, जिसकी वजह से डेटा लॉस होता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिग्नल को रीजनरेट करता है। मीन्स रिपीटर एक ऐसा नेटवर्किंग डिवाइस है जो सिग्नल को रीजनरेट करता है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट में बताया था। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। फायरवॉल इंटरनेट की स्पीड कंट्रोल करता है। जल्दी से बताइए क्वेश्चन ट्रू होगा या फॉल्स?
और इसके साथ साथ आप सभी सिलेबस कंप्लीट करते रहिए। अगर आप एक बार में ट्रिपल सी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की एक प्लेलिस्ट है, जहां से आप पूरा कंप्लीट सिलेबस तैयार कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स। फायरवॉल हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ना कि इंटरनेट की स्पीड को कंट्रोल करता है। और अगला क्वेश्चन है, आरपानेट विश्व का पहला वैन नेटवर्क है। तो आप सभी को पता होगा आरपानेट विश्व का सबसे पहला नेटवर्क है, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया है आरपानेट विश्व का सबसे पहला वैन नेटवर्क है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, बिल्कुल सही। आरपानेट विश्व का सबसे पहला वैन नेटवर्क है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? अल्टाविस्टा, नेटसर्फ, W3M या फिर मिडोरी? ये क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्टाविस्टा एक सर्च इंजन है, जबकि नेटसर्फ, W3M, मिडोरी ये सभी क्या हैं? वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। और अगला क्वेश्चन है, WPA का पूर्ण रूप क्या है? ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 6 के सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने इस ऑनलाइन टेस्ट में डिस्कस किए हैं। चैप्टर नंबर 6 के टोटल 4 पार्ट्स हैं। आपने अगर प्रीवियस पार्ट्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके ट्रिपल सी न्यू सिलेबस चैप्टर वाइज क्वेश्चन नाम की एक प्लेलिस्ट है, जहां से आप प्रीवियस सभी पार्ट्स के वीडियो देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस WPA का पूर्ण रूप या फुल फॉर्म होता है। और अगला क्वेश्चन है, जब आप कोई ईमेल डिलीट करते हैं तो सामान्यतः क्या होता है? सबसे पहला ऑप्शन है, इसे हटा दिया गया है और अब उपलब्ध नहीं है, या फिर इसे हटाए गए आइटम फोल्डर में ले जाया जाता है लेकिन पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसे आउट बॉक्स में रखा गया है। और लास्ट ऑप्शन है, इसे ट्रैश फोल्डर में ले जाया जाता है और इसे पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ईमेल से जुड़े हुए काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रिपल सी न्यू सिलेबस की ऑनलाइन क्लासेस में। मैंने ईमेल के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, ईमेल क्या है, किस तरह से भेजते हैं, कौन कौन से सर्वर्स होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सिलेबस बेस्ड वीडियोस सबसे पहले देखिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। आराम से आप घर बैठे एक बार में ट्रिपल सी या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे सभी टॉपिक को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे ट्रैश फोल्डर में ले जाया जाता है, मीन्स मूव होता है, और इसे आप दोबारा से रीस्टोर कर सकते हैं, मीन्स पुनः प्राप्त कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, ईमेल क्लाइंट द्वारा आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक प्रोटोकॉल है, TCP, FTP, SMTP या फिर POP। इन सभी प्रोटोकॉल्स के फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इन सभी के फुल फॉर्म एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POP का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, POP। POP ईमेल क्लाइंट द्वारा आपके कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ईमेल क्लाइंट है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात आती है कि ईमेल क्लाइंट होता क्या है। तो एक तरह का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद अपना आप ईमेल अकाउंट वहाँ पे कन्फिगर कर लेते हैं। अब क्या होगा, जब भी आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होगा, आपके मेल बॉक्स में जो भी ईमेल्स होंगी ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएंगी। आप यहाँ से डायरेक्ट किसी को मेल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से ईमेल्स को रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारी ईमेल से रिलेटेड फैसिलिटीज़ आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, और कई सारे इसके एग्जांपल्स भी हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ईमेल क्लाइंट की, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ईमेल क्लाइंट है जिसका नाम आप सभी ने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, एप्पल मेल, मोजिला थंडरबर्ड या फिर उपरोक्त सभी। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी ईमेल क्लाइंट के उदाहरण हैं।
और अगला क्वेश्चन है आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ 192.168.8.1 या .8, तो आपको पता है यहाँ पे पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया, पार्ट 4। तो आईपी एड्रेस में टोटल कितने पार्ट्स होते हैं, 4 अलग अलग पार्ट्स में आईपी एड्रेस को डिवाइड किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, उसको भी आप देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे कोई एक आईपी एड्रेस दिया जा सकता है 192.168.8.1। अब पूछा जा सकता है ये किस क्लास का आईपी है, आप ये कैसे पता करेंगे। तो आपको इसके लिए कुछ याद करना पड़ेगा। जैसे कि क्लास ए का जो आईपी होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उसकी एंडिंग कहाँ पे होती है। इसी तरह से क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी और क्लास ई, इन चारों के बारे में आपको याद कर लेना है कि कौन सा आईपी कहाँ से स्टार्ट होता है। अगर हम क्लास ए की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग होती है 0 से 126 तक, और यहाँ पे एक रेंज आते हैं 127, जो कि एक रिजर्व क्लास आईपी होता है। 127.0.0.1। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा आईपी है, तो ये लूप बैक आईपी होता है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 127.0.0.1 कौन सा आईपी है, तो ये लूप बैक आईपी होता है। अब यहाँ से अगर हम क्लास बी की बात करें तो स्टार्टिंग होती है 128 से 191 तक, और क्लास सी की स्टार्टिंग होती है 192 से 223 तक। आप ये कुछ रेंज जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आईपी, एक आईपी दिया जाएगा और पूछा जाएगा किस क्लास का आईपी है। और अगर हम क्लास डी की बात करें तो ये स्टार्ट होता है 224 से, और ये जाता है, इसकी रेंज होती है 239 तक। और अगर हम क्लास ई की बात करें तो ये 240 से स्टार्ट होता है, और इसकी लास्ट रेंज होती है 255। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इस आईपी को दिया है, अब आप देख के बताइए जल्दी से ये किस क्लास का आईपी है। इसलिए आप बता पाएंगे कि ये क्लास सी का आईपी है, क्योंकि स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हो रही, 192 से। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको देखना है सबसे पहला जो भी यहाँ पे दिया गया नंबर वो इस किस रेंज में आ रहा है, उसी से आपको पता कर लेना कि ये आईपी किस क्लास का है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आईपी एड्रेस में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। और अगला क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर को विकसित करने में किस भाषा का प्रयोग हुआ। मींस कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया इंटरनेट एक्सप्लोरर को डेवलप करने के लिए, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन या फिर सी शार्प। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। तो अगला क्वेश्चन है मैक पते में कितने अंक होते हैं, जल्दी से बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैक कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस को कहाँ पे स्टोर किया जाता है, मैक एड्रेस को एनआईसी कार्ड, ईथरनेट कार्ड, लैन कार्ड, इसके अंदर स्टोर किया जाता है। कौन स्टोर करता है, मैन्युफैक्चरर, जो उस कार्ड को डेवलप करता है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि मैक एड्रेस का क्या कार्य है या किस लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो किसी भी मशीन को ट्रैक करने के लिए, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप जो इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, उनको ट्रैक करने के लिए मैक एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है मैक पते में कितने अंक होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोटल 12 डिजिट का मैक एड्रेस होता है। और यहां से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, मैक एड्रेस किस में लिखा होता है, किस नंबर सिस्टम में लिखा होता है। तो मैक एड्रेस हमेशा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में लिखा होता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में टिम बर्नर्स-ली ने किसकी खोज की, टीसीपी प्रोटोकॉल, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब या फिर ऊपर के सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड वाइड वेब की खोज किसने की थी, टिम बर्नर्स-ली ने। और अगला क्वेश्चन है, ब्राउजरों को क्या कहा जाता है, वेब सर्वर, वेब प्रोसेस या फिर वेब क्लाइंट या फिर वेब होस्ट। तो
तो वेब ब्राउज़र एक तरह का एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसको वेब क्लाइंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसको वेब पेज की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेब क्लाइंट। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यूआरएल का भाग नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है डोमेन नेम, पाथ, हाइपरलिंक या फिर प्रोटोकॉल। तो किसी भी यूआरएल में डोमेन नेम हो सकता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, पाथ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइपरलिंक, जो कि यूआरएल का भाग नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, ऐसा टर्मिनल जो अपने आप डेटा को स्टोर या प्रोसेस नहीं कर सकता। ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएंगे। और इस तरह के सभी क्वेश्चंस हमारी वेबसाइट ज्ञानxp.com पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से मॉक टेस्ट देते रहिए। यहाँ पे आपको CCC से रिलेटेड पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, जैसे कि वीडियो लेक्चर्स, थियरी कंटेंट मिल जाएगा, मॉडल पेपर, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और PDF और ई बुक्स भी यहाँ पे इस वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डम्ब टर्मिनल। एक ऐसा टर्मिनल होता है जो कि डेटा को स्टोर या प्रोसेस नहीं कर सकता है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? सिर्फ इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एक सर्वर होता है, दूसरे कुछ क्लाइंट पीसीज होते हैं, तो उसमें जो डम्ब टर्मिनल होते हैं वो सिर्फ सर्वर से कुछ इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं, या फिर हम सर्वर को कंट्रोल करने के लिए या फिर वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए डम्ब टर्मिनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो डम्ब टर्मिनल होते हैं इसमें प्रोसेसर नहीं होता है, मीन्स यहाँ पे डेटा को प्रोसेस नहीं किया जा सकता है, और ना ही इसमें स्टोरेज मेमोरी होती है, और ना ही हम इसमें डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, डोमेन नेम को आईपी पते में बदलने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है? डोमेन नेम को आईपी पते में बदलने के लिए किस सेवा का उपयोग किया जाता है? जल्दी से बताइए। यूआरएल, डीएनएस, एचटीटीपी या फिर एचटीएमएल? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर, जिसका काम होता है डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में बदलना। तो अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या विजिट की गई वेबसाइट को उपयोग करता मीन्स यूजर के कंप्यूटर पर यूजर के बारे में अपनी जानकारी संग्रहित करने के लिए अनुमति देता है। कुकीज, मैलवेयर, स्पैम या फिर एडवेयर? इस तरह के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके राइट आंसर आपको नहीं पता होते हैं, आप उनका स्नैपशॉट लेते रहिए या फिर कहीं पे अलग से नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप रिवीजन टाइम पे इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुकीज़। जो विजिट की गई वेबसाइट को यूजर के कंप्यूटर पे यूजर क्या कर रहा है उसकी जानकारी को स्टोर करके रखता है। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल क्रमशः पोर्ट नंबर 443 और पोर्ट 80 का उपयोग करता है? HTTPS, HTTP या फिर HTTP और HTTPS या फिर SMTP और HTTP या फिर FTP और HTTP? तो आपको पोर्ट नंबर 80 के बारे में पता होगा, ये HTTP के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पोर्ट नंबर 443 किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? ये HTTPS के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, HTTPS पोर्ट नंबर 443 पे काम करता है, जबकि HTTP पोर्ट नंबर 80 पर काम करता है। अब यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, जैसे कि HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि HTTPS में S का मतलब क्या है? तो S का मतलब होता है सिक्योर, और जो HTTP होता है उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो HTTPS एक सिक्योर प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे जो मैसेज या इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी मिलती है। और अगला क्वेश्चन है, ईमेल में व्यक्तिगत जानकारी जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं सब्जेक्ट, बॉडी, BCC या फिर सिग्नेचर? अब ईमेल से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि CC का फुल फॉर्म पूछा जाता है, BCC का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ईमेल में कितने पार्ट्स होते हैं, मींस ईमेल आईडी में कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। ईमेल एड्रेस में @ कहाँ पे होता है? तो ये यूज़र नेम और डोमेन नेम के बीच में @ सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है।
सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब आप कहीं कोई मेल कंपोज करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन होता है टू, आप यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद सीसी में आप ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं और बीसीसी में भी आप ईमेल आईडी टाइप कर सकते हैं। तो बीसीसी और सीसी का क्या काम होता है या फिर इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपके यहाँ कोई पार्टी है और आप कुछ अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करना चाहते हैं, लेकिन आप एक सरप्राइज पार्टी रखना चाहते हैं। आप किसी एक दूसरे को ये नहीं शो करना चाहते कि मैंने इस पार्टी में किस किस को इनवाइट किया। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको एक ईमेल कंपोज कर रहे हैं, तो उन सभी के ईमेल आईडी को हम टाइप करेंगे बीसीसी में। जब ये ईमेल उन सभी को रिसीव होगा तो उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये ईमेल किस किस को भेजा गया है। तो ये हो गया बीसीसी मीन्स ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और मान लीजिए आप चाहते हैं कि सभी को पता चले कि किस किस को मैंने इस पार्टी में इनवाइट किया है, तो उन सभी का ईमेल आईडी टाइप कर देंगे हम सीसी में कार्बन कॉपी। तो जब भी मेल उनको रिसीव होता है तो उनको पता चलेगा कि ये ईमेल किस किस को भेजा गया है। तो ये काम होता है बीसीसी और सीसी का। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिग्नेचर। अब सिग्नेचर का क्या काम होता है? जैसे आप अक्सर मेल में देखते होंगे नीचे कुछ डिटेल्स लिखी रहती हैं जिसके द्वारा मेल भेजा जाता है, उसका एक डिटेल रहता है, वहाँ पे उसका नाम रहता है, कंपनी का लोगो रहता है, वेबसाइट नेम रहता है और उसका एड्रेस होता है या उसका कॉन्टैक्ट नंबर होता है। इस तरह की कई सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लास्ट में ऐड रहती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे बॉडी जो कि मेन मैसेज होता है, उसके जस्ट नीचे सिग्नेचर पार्ट ऐड रहता है। ये ईमेल का सबसे लास्ट पार्ट होता है। तो सिग्नेचर को कॉन्फ़िगर करना होता है सबसे पहले। जब आप मेल को किसी को भेजते हैं तो ऑटोमेटिक हर एक मेल में ये सिग्नेचर पार्ट लास्ट में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया था ईमेल में व्यक्तिगत जानकारी जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिग्नेचर। ये मैंने CCC न्यूज़ सिलेबस ऑनलाइन क्लासेस में प्रैक्टिकली बताया किस तरह से आप अपना सिग्नेचर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है एप्पल कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली ईमेल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। एप्पल कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली ईमेल सेवा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आई क्लाउड मेल, जो कि एप्पल कंपनी के एक ईमेल सेवा है। जैसे कि जीमेल मींस गूगल के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली मेल सर्विस होती है, उसी तरह से आई क्लाउड मेल ये एप्पल कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली एक ईमेल सर्विस है। और अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी स्थानीय उपकरण के हार्डवेयर पते का पता लगाना चाहते हैं तो आप किस प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे? ICMP, ICMP, ARP या फिर TCP? तो किसी लोकल डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस पता करने के लिए आप इनमें से किसका इस्तेमाल करेंगे, कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग करेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ARP, और इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो अब देखते हैं आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या है जो आपके खोज अनुरोध को कई खोज इंजनों में स्वचालित रूप से सबमिट करते हैं? तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटा सर्च इंजन। अब ये मेटा सर्च इंजन होता क्या है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे गूगल सर्च इंजन है, यहाँ पे याहू सर्च इंजन है, इस तरह के जो भी सर्च इंजन हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, उन सभी सर्च इंजन के बीच में एक मेटा सर्च इंजन काम करता है और यहाँ पे होता है क्लाइंट। अगर मान लीजिए कोई क्लाइंट मेटा सर्च इंजन का इस्तेमाल करता है तो वो अपनी रिक्वेस्ट को मेटा सर्च इंजन में भेजेगा। अब मेटा सर्च इंजन क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को सारे जितने भी अवेलेबल उसके साथ कनेक्टेड सर्च इंजन्स होते हैं उन सभी को वो रिक्वेस्ट भेज देता है, और इसके बाद जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन होगी वो सर्च इंजन इस मेटा सर्च इंजन के पास वो इन्फॉर्मेशन को वापस सेंड कर देगा और इस तरह से क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से जो मेटा सर्च इंजन होते हैं वो हमेशा एक्चुअल सर्च इंजन और क्लाइंट के बीच में काम करते हैं। मेटा सर्च इंजन का खुद का कोई डेटाबेस नहीं होता है। जो एक्चुअल सर्च इंजन होते हैं जैसे कि गूगल सर्च इंजन, इन सभी का अपना एक खुद का डेटाबेस होता है जहाँ पे वेब क्रॉलर जो अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल जितने वेब पेजेस होते हैं या जितने URLs होते हैं, उन सभी के एड्रेस को यहाँ पे इंडेक्स करके डेटाबेस में रखा जाता है,
जब आप इंटरनेट पे किसी सर्च इंजन के माध्यम से कोई जानकारी सर्च करते हैं तो वो सर्च इंजन अपने डेटाबेस से उस इंफॉर्मेशन को फेच करता है और उसके बाद आप तक पहुंचाता है, जबकि मेटा सर्च इंजन जो एक्चुअल सर्च इंजन होते हैं उनकी सहायता से आप तक वो जानकारी या वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या मेटा सर्च इंजन के पास अपनी खुद की कोई मेमोरी या डेटाबेस होता है? तो मेटा सर्च इंजन के पास अपना खुद का डेटाबेस नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेटा सर्च इंजन। तो ये आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं इससे काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। खासतौर पे इन वीडियोस को आप अपने सोशल मीडिया नेटवर्क व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सभी पे शेयर करते रहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े और उन सभी की मैं हेल्प कर पाऊँ। ये कुछ ई बुक्स हैं जो कि हमारी वेबसाइट ज्ञानexp.com पे अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इन्हें ले सकते हैं। ज्ञानexp.com पे आपको मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, वीडियो लेक्चर्स सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप यहाँ से अपनी पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप इस सीरीज से रिलेटेड कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि इस सीरीज को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। तो आप लोग हमारी वेबसाइट ज्ञानexp.com से प्रैक्टिस करते रहिए। साथ में हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके CCC न्यू सिलेबस कंप्लीट कोर्स नाम की प्लेलिस्ट है जहां से आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ऑनलाइन टेस्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।